गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र। भारत भूगोल का ये पहला लेक्चर है और हम लोग अपवाह तंत्र से शुरू करते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में मैं आपको बता दूं पहले एक बेसिक जानकारी कि जो भारतीय नदी अपवाह तंत्र है इसको टोटल 2 पार्टों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है हिमालयी नदी तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र, और दूसरे को कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदी तंत्र, और उस हिमालयी नदी तंत्र में आता है सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र में हम सिंधु और सिंधु की सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंधु के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ में उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक बिना समय गंवाए। ये वीडियो लेक्चर करीब 15 मिनट का होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक से समझना है और मैप पे बहुत फोकस करना है। तो पहले हम लोग ऐसे देखते हैं, फैक्ट की चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैप में आपको समझाएंगे। सिंधु नदी की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है बोखरचू हिमानी से। ये बोखरचू हिमानी या बोखरचू ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी जब तिब्बत की तरफ चली जाती है तो उसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है। उसी कैलाश श्रेणी पर ये ग्लेशियर पाया जाता है बोखरचू। बोखरचू के ही बगल में पाया जाता है चेमायुंगडुंग। तो किसी किसी किताब में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी मिल जाता है और किसी किसी में बोखरचू मिलता है, लेकिन सिंधु नदी की जो उत्पत्ति है वो बोखरचू हिमानी से है। इसका जो मुहाना है यानी अंतिम समय जहाँ पे अपना जल जाके गिराती वो अरब सागर में गिराती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। हालांकि इस समय जो आप नेट पे सर्च करोगे तो कुछ डाटा इसका अलग आ भी जाता है, 3000 से 3100 भी दिखा रहा है, लेकिन जो किताबों में माना गया है, जो इसका एथेंटिक डाटा है वो 2880 ही माना गया है। तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन इसकी भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर, क्योंकि ये नदी पश्चिम की तरफ भी बहती है, यानी पाकिस्तान में बह के जाती है। पूर्व से शुरू होगी और पश्चिम की तरफ बहती हुई चली जाती है। सिंधु नदी के संदर्भ में एक बार एक विवाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो 1960 में सिंधु जल समझौता भी कराया गया। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। और इस जल समझौते के बाद निर्णय निकाला गया था कि 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी के बाएं तट पे कौन सी नदियाँ आती हैं और दाएं तट पे कौन सी नदियाँ आती हैं। तो बाएं तट पे जो आने वाली नदियाँ हैं इनका क्रम जो होगा वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा। कहने का मतलब ये जो क्रम होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। और ये जो दाएं तट पर आने वाली नदियाँ हैं इनका जो क्रम होगा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। तो हम देखते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ आने वाली नदियों का क्रम, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास और उसके बाद में सतलज। अभी चित्र में आपको हम दिखाते हैं तो वहाँ पे समझाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो दाएं तट पर आने वाली नदियाँ हैं उनमें जो क्रम देखेंगे हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे। उसमें आएगी श्योक, फिर काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल। तो ये रही नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी। अब हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पर आने वाली नदियाँ। इनका जो क्रम मैंने बताया है उस क्रम को हमें पढ़ना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ पढ़ना है। तो आप लोग एक बार चित्र को गौर से देख लीजिए, क्योंकि सारा खेल इसमें भारत भूगोल में चित्र का ही है। जितना बेहतर आप मैप में हो पाएंगे उतना ही सहज आप भारत भूगोल में हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट पर आने वाली नदियाँ, जैसा कि सभी को पता है ये नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ये है बोखरचू हिमानी, ये है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी पर ही है बोखरचू और इसको बोला जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये वाला है चेमायुंगडुंग और इसको बोला जाता है बोखरचू। इसी बोखरचू से जो ये नदी निकल रही है इसी नदी को कहा जाता है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, ये भारत को पार करके सीधा कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु नदी जब यहाँ से निकलती है, बोखरचू से निकलती है, तो सबसे पहले जब भारत में प्रवेश करती है तो इस स्थल को क्या कहा जाता है, तो ये वाला स्थल कहलाता है दमचौक। क्या कहलाता है, दमचौक। और ये जो दमचौक है ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो सिंधु नदी का जो प्रवेश स्थल है भारत में उसको हम दमचौक नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद ये 2 श्रेणियों के बीच में बहती है। एक श्रेणी को कहा जाता है काराकोरम, एक श्रेणी है लद्दाख और उसके बाद है जास्कर। जैसे हम बाहर देख लेते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सिंधु नदी जो बहती है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। कहने का मतलब ये लद्दाख हो जाएगा, ये जास्कर हो जाएगा। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ही कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। ये जो नदी है सिंधु नदी है। ये जो रेंज है लद्दाख और ये रेंज है
जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर में के बीच में ही बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर ही लेह शहर स्थित है, यानी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में और सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। उसके बाद जब सिंधु नदी भारत को पार करती है, यानी इस स्थान पे, यहाँ पे सिंधु गार्ज का निर्माण होता है और इस स्थान का नाम है बुंजी, यानी दमचौक के पास प्रवेश करती है और बुंजी नामक स्थान से भारत को वो पार कर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो दाएं तट पर आ रही हैं। ये दाएं तट पर आने वाली नदियाँ हैं, जैसे श्योक है, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल। इनका जो क्रम है, ये क्रम हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम। ये हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो कभी कभी इस क्रम को हमें ध्यान में रखना है। तो क्रम में ऐसे पढ़ना है कि सबसे पहले श्योक, फिर काबुल, फिर कुर्रम, फिर तोची और गोमल। तो ये क्रम हुआ आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये जो आपकी श्योक नदी है, सबसे पहले हम श्योक नदी के बारे में देखते हैं। ये जो श्योक नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रीमो ग्लेशियर से। यहाँ पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, उस ग्लेशियर को कहा जाता है रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर के पास से निकलती है श्योक नदी। इस रीमो ग्लेशियर को ही कहा जाता है सियाचिन की जिह्वा, क्योंकि यहीं पर बगल में ही सियाचिन ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर से ही सटा हुआ है रीमो ग्लेशियर। तो रीमो ग्लेशियर को कहा जाता है सियाचिन की जीभ या सियाचिन की जिह्वा। वहाँ से निकलती है श्योक नदी और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इस श्योक नदी घाटी को मृतकों की घाटी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक घाटी है। क्यों कहा जाता है इसको मृतकों की घाटी? क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु की कंडीशन है, पहली चीज़ तो वो टफ है ही, और साथ में इस नदी की जो धाराएं हैं वो बहुत उग्र हैं। इसकी जो धाराएं हैं वो बहुत ज़्यादा उग्र हैं। दूसरी चीज़, इस नदी पे चूँकि ये ग्लेशियर से निकलती है, बगल में ही सियाचिन, उसके बगल में रीमो ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में मान लीजिए जब धूप खुलती है, सूर्य निकलता है, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, तो अचानक से कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो मृतकों की घाटी, अच्छा ये मृतकों की घाटी अभी से नहीं कहा जाता है, इसको बहुत पहले से कहा जाता है। आप सभी को पता है कि एक रेशम मार्ग बनाया गया था बहुत पहले, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, तो यहीं से वो गुजरता था। तो व्यापारियों के लिए श्योक नदी हमेशा जो है खतरनाक रही है, इस वजह से इसको कहा जाता था मृतकों की घाटी। श्योक के बाद हम लोग देखेंगे फिर काबुल पड़ेगी, फिर उसके बाद कुर्रम पड़ेगी, फिर तोची पड़ेगी, फिर गोमल पड़ेगी। बस इसमें ज़्यादातर क्रम लगवाते हैं कि इनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो ये जो दाएं तट पर आने वाली नदियां हैं, इनके बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी के बाएं तट पर आने वाली नदियां। अब सिंधु नदी के बाएं तट पे मैंने बताया ही था कि जैसे झेलम आती है, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद आपकी ब्यास नदी, और ब्यास के बाद ये फिर सतलज नदी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले झेलम से। झेलम नदी की जो उत्पत्ति होती है, यहाँ पे देख लीजिए यस लिखा है, इसका मतलब शेषनाग। ये एक झील है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग जिले में एक शेषनाग झील पड़ती है, और इसी शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ये देख सकते हैं आप चित्र में, ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी जो निकलती है वो शेषनाग झील से निकलती है, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग जिले में है। यहीं से निकलती है और इस पर 2 परियोजनाएं संचालित हैं। एक परियोजना, 3 परियोजनाएं संचालित हैं वैसे देखा जाए तो झेलम पे। एक को कहा जाता है किशन गंगा, एक को कहा जाता है तुलबुल, और एक को कहा जाता है उरी। तो किशन गंगा, तुलबुल और उरी, ये 3 परियोजनाएं झेलम पर ही संचालित हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 3 परियोजनाएं झेलम पर संचालित हैं। एक को कहा गया किशन गंगा, दूसरी का नाम है तुलबुल, और तीसरी का नाम है उरी। तो किशन गंगा, तुलबुल और उरी, ये 3 परियोजनाएं झेलम पर संचालित हैं। झेलम की जो उत्पत्ति है वो शेषनाग झील से है, और ये एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। बाकी सारी नदियाँ बिल्कुल इस रूप में, इस फॉर्मेट में भारत को क्रॉस करके पाकिस्तान चली जाती हैं। जैसे आप चिनाब को देख सकते हैं, रावी को देख सकते हैं, ये सीधे सीधे ऐसे भारत को काट के पाकिस्तान चली जा रही हैं। लेकिन जो झेलम नदी है ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हुए आगे जाती हैं। बाद में भारत को क्रॉस करके यहाँ पे एक स्थान पड़ता है झंग। झंग पाकिस्तान का एक ज़िला है, तो ये चिनाब में जाके मिल जाती है। यानी झेलम अगर देखा जाए तो सबसे पहले चिनाब में मिलती है, फिर चिनाब इसके जल को साथ में ले जाके सतलज में डालती है, और सतलज इसके जल को ले जाके सिंधु नदी में डाल देती है। तो झेलम नदी के विषय में इतने ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं चिनाब नदी के बारे में देखते हैं। झेलम के दक्षिण में पड़ेगी चिनाब नदी, और इस चिनाब नदी की उत्पत्ति स्थल को हम लोग देखते हैं। इसको बोला जाता है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा से 2 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। इसको हम ऐसे चित्र से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बड़ा लाचा दर्रा है,
बड़ा लाचा दर्रा से दो छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, दो छोटी छोटी नदियाँ निकलेंगी। और ये बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल में है, और हिमाचल में ही एक जगह पड़ता है केलांग। केलांग हिमाचल का ज़िला है, और इस केलांग में एक स्थान पड़ता है तंडी। इस तंडी में ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसको कहा जाएगा चंद्र और इसको कहा जाएगा भागा। चंद्र और भागा केलांग और तंडी नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं, फिर चेनाब नाम से आगे बढ़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चेनाब नदी जब शुरुआत में इसकी उत्पत्ति होती है तो चेनाब नाम से नहीं होती है, चंद्र और भागा नाम से दो छोटी छोटी सरिताएं निकलती हैं। बाद में ये केलांग ज़िले में जाके मिल जाती हैं, वहाँ से फिर इसका नाम चिनाब हो जाता है। चिनाब नदी पर भी कुछ परियोजनाएं संचालित हैं। ये 3 बिंदु आप देख सकते हैं चिनाब नदी पर। एक को कहा जाता है बगलिहार, एक को कहा जाएगा दुलहस्ती और एक को कहा जाएगा सलाल। ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में संचालित हैं और चिनाब नदी पर संचालित हैं। उसके बाद ये चिनाब नदी आगे जाएगी और झेलम नदी के पानी को लेके आगे की तरफ बढ़ जाएगी, और उसके दक्षिण की तरफ से आएगी रावी नदी। फिर रावी नदी का जल भी चिनाब में मिल जाएगा। फिर चिनाब झेलम और रावी के नदी के जल को लेकर आगे बढ़ जाएगी। अब देखते हैं हम रावी नदी के बारे में। रावी नदी की जो उत्पत्ति है वो रोहतांग दर्रे से है। ये आर लिखा हुआ है, इसका मतलब रोहतांग दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पर कुल्लू पर्वत है, कुल्लू पर्वत पर ये रोहतांग दर्रा, और इसी रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी और रावी नदी निकलती है। और रावी नदी रंगपुर में जाके चिनाब नदी में अपना जल डाल देती है। ये था झंग जिला। झंग जिला में झेलम आके मिली थी, और रंगपुर इसको बोला जाता है रंगपुर, और ये जो स्थान इसको बोला जाता है झंग। तो झंग में झेलम का जल और रंगपुर में रावी का जल चिनाब नदी से मिल जाता है। फिर चिनाब नदी इन सभी का जल लेके आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो रावी नदी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे से हुई है या कुल्लू पर्वत से हुई है, और इस पर भी कुछ परियोजनाएं संचालित हैं। एक परियोजना को कहा जाता है चमेरा, एक परियोजना का नाम है चमेरा और दूसरी का नाम है थीन। चमेरा परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, और जो थीन परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, और ये रावी नदी पर संचालित है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी की जो उत्पत्ति है वो भी रोहतांग दर्रे से है, यानी चाहे रावी नदी हो और चाहे ब्यास नदी हो, इन दोनों की उत्पत्ति रोहतांग दर्रे से ही मानी गई है। रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है और जाके सतलज में मिल जाती है। ये रावी नदी ही एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, यानी पंच नदियों में एकमात्र नदी ऐसी है रावी नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है। और भारत में एक प्रांत है पंजाब, और पंजाब में एक स्थान है हरिके। हरिके नामक स्थान पर अपना जल सतलज से मिला देती है। इसी ब्यास नदी पर एक जलाशय पाया जाता है, उस जलाशय को कहते हैं पोंग जलाशय। तो पोंग जलाशय किस पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ब्यास नदी पर। तो ब्यास नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रोहतांग दर्रे से हुई है। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब के हरिके नामक स्थान पे अपना जल सतलज नदी में मिला देती है, और इसी पर पोंग जलाशय स्थित है। पोंग जलाशय का अब दूसरा भी नाम है। पोंग जलाशय को कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का उद्गम देखते हैं। सतलज नदी जो निकलती है वो राकसताल से निकलती है। राकसताल से निकलने के बाद जब ये भारत में आती है तो यहीं पर एक दर्रा पड़ता है, और उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। यानी सिपकिला दर्रे से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है, और उसके बाद यहाँ पर हरिके नामक स्थान पे इससे ब्यास नदी मिल जाती है। फिर ब्यास नदी के जल को लेके ये आगे बढ़ती है, और रास्ते में इसको पाकिस्तान में चिनाब नदी मिल जाएगी, और चिनाब नदी अपने साथ में झेलम का जल भी लेके आ रही है और रावी का जल भी लेके आ रही है, और सतलज अपने साथ ब्यास नदी के भी जल को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो एक तो ये हो जाएगी ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी, चिनाब और झेलम। 5 नदियों का जल यहाँ से फिर 7 हो जाएगा, और फिर आगे सिंध नदी में जाके मिल जाएगा, और फिर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा अरब सागर, और इसी अरब सागर में अपना जल गिरा देंगे। तो ये सारी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं और अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये जो स्थान है जहाँ पर सारी नदियाँ यानी पंच नदियाँ इस बड़ी नदी से यानी इस सिंधु नदी से मिलती हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? तो ये जो स्थान है इसको बोला जाता है मिठानकोट। पाकिस्तान के मिठानकोट में ही ये सारी नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। तो सतलज नदी के बारे में देखते हैं 2-4 फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि सतलज नदी पर कौन से बांध बनाए गए थे।
तो सतलज नदी पर एक तो भाखड़ा डैम बनाया गया था और दूसरा नागल डैम बनाया गया था। भाखड़ा डैम ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में है और जो नागल डैम है वो पंजाब में है। तो पंजाब में बनाया गया नागल और भाखड़ा जो बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। इसी भाखड़ा और नागल के बीच में इन्हीं दोनों के जल का इस्तेमाल करके एक जलाशय बनाया गया है और उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा नागल डैम के जल का प्रयोग सामान्य तौर पर जल विद्युत के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाएगा? जल विद्युत के लिए किया जाएगा। उसके बाद जो नागल डैम का जल है इसका प्रयोग काहे के लिए किया जाएगा? तो इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। यानी नागल के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और भाखड़ा के पानी का प्रयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। और भाखड़ा और नागल दोनों सतलज नदी पर बनाए गए बांध हैं। भाखड़ा और नागल के ही पानी का इस्तेमाल करके गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है, जो आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित हो गया है। तो लगभग सिंधु और सतलज, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, इनके संदर्भ में अभी तक जितने सवाल पूछे गए हैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया गया है। बाकी जो भी आपके सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनवाना है उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।